पिंकी को अपने ससुराल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। पिंकी भी अपने ससुराल वालों को समझने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले बहू। वैसे अगर तुझे कुछ अच्छा सा बनाना आता है तो वही बना ले। माँ जी, दम आलू बना दूं? वो तो खा लेंगी ना आप। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है ये दम आलू, लेकिन अगर रोहित को पसंद है तो उसके लिए बना ले। तो आपके लिए कुछ और बना दूं माँ जी? नहीं बहू, थोड़ा सा ही तो खाती हूँ, बस उसमें ही थोड़ा खा लूंगी मैं भी। अपनी सास की बात सुनकर पिंकी किचन में जाकर दम आलू बनाने की तैयारी करने लगती है। इधर उमा हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन किशोरी का आना होता है। अरे वाह वाह उमा, लगता है कि कुछ अच्छा बन रहा है तेरे घर में। देखना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दम आलू बना रही है बहू, लेकिन वाकई में खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। बाप रे, दम आलू बनाए हैं और उसकी ये खुशबू ऐसा लग रहा है कि किसी शादी में आए हों। वैसे तो पूछ या न पूछ, लेकिन मैं तो बहू के हाथों का दम आलू खा कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता ही है, अगर तुझे थोड़ी भी खुशबू लग गई तो तू मेरे घर आएगी जरूर। अब कुछ ही देर बाद उमा अपनी बहू को आवाज लगाकर हॉल में बुलाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू सुन, तेरा दम आलू तैयार हो जाए तो विमला के घर भी भिजवा दियो, उसे बहुत पसंद है। हाँ बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है तेरे दम आलू की। सब्जी खाने के साथ साथ अगर इसकी रेसिपी भी मिल जाती तो। अरे पहले खा कर तो देख कैसा बना है, पहले ही तुझे रेसिपी चाहिए। अब जब देर रात सब खाना खाने बैठते हैं तो उमा को अपनी बहू पिंकी के हाथों का दम आलू बहुत टेस्टी लगता है, जिसे खाकर उमा और रोहित दोनों ही पिंकी की तारीफ करते हैं। अरे माँ, अब तो बाहर का खाना नहीं खाती, फिर आपने ये दम आलू क्यों मंगवाया? ये बाहर से नहीं मंगवाया, बल्कि बहू ने अपने हाथों से बनाया है। और इसकी खुशबू तो अपनी पड़ोसन किशोरी को भी लग गई थी, उसे भी देकर आई, वरना पचाने भी ना दे वो। ऐसा लग रहा है किसी होटल का लाया हुआ दम आलू खा रहा हूँ। कितना स्वाद है इसमें। बस कर, इतनी तारीफ कभी तूने अपनी माँ की है? बीवी के हाथों का तो तुझे जहर भी शरबत ही लगेगा। नहीं माँ, ऐसा नहीं है, वो बस स्वाद अच्छा लगा तो मैंने तारीफ कर दी। मैं तो मजाक कर रही हूँ बहू, लेकिन तेरे हाथों के दम आलू सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। पिंकी भी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अब अगले दिन उमा का देवर रामकिशन रोहित से मिलने के लिए उसके घर आता है। अरे नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? और रोहित कहाँ है? आजकल दिखता नहीं, उससे ही मिलने आया था। घर पर है क्या? अरे रामकिशन जी, आइए बैठिए। रोहित, अरे ओ रोहित, बाहर आ, तेरे चाचा आए हैं। अरे चाचा जी, आप सब ठीक तो है ना? बताइए, काम कैसा चल रहा है आपका? पिंकी, चाचा जी के लिए चाय ले आओ। बेटा सब अच्छा है, बस थोड़े ग्राहक कम हो गए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हमारे रेस्टोरेंट में कुछ अलग करना होगा। हाँ चाचा जी, कुछ नया आएगा मेन्यू में तो हो सकता है बिक्री ज्यादा हो जाए। हाँ, ये बात तो तूने सही कही। चल, चाय तो अच्छी बनी है। बहू रामकिशन जी के लिए खाना ले आ, अगर बन गया हो तो। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे अच्छे से पता है मेरी देवरानी के बारे में, वो तो कभी सुबह उठकर समय पर तुझे खाना बनाकर देती नहीं है। अरे भाभी, उसकी तो बात ही मत कीजिए। सुबह शाम चिक 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 करके मेरा दिमाग खराब कर देती है। एकदम परेशान हो गया उससे। अपनी सास के कहने पर उमा अपने चाचा ससुर के लिए एक प्लेट में थोड़े से चावल, भिंडी की सब्जी और रात वाली दम आलू की सब्जी लाती है। अब खाना देख रामकिशन से मना नहीं किया जाता और वो भी खाना खाने लगता है। और जब वो दम आलू खाता है तो वो रोहित से कहता है, ये रोटी, ये भिंडी, ये चावल, ये तो घर के हैं, लेकिन ये जो सब्जी है, ये पार्टी या होटल का है क्या? अरे नहीं नहीं, होटल का खाना पछता नहीं है मुझे, और मैं बाहर का कुछ लाने नहीं देती हूँ घर में। हाँ चाचा जी, आप तो माँ को जानते हो, ये तो पिंकी ने बनाया है। घर में पिंकी के हाथों का ना दम आलू बहुत पसंद है सबको। हाँ, बहू के हाथों का दम आलू खाकर मुझे भी पहली दफा ऐसे ही लगा था। अब रामकिशन को पिंकी के हाथों का दम आलू खाकर एक अच्छा सा आइडिया आता है। सच में इसे खाकर मजा आ गया, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि बहू को रेस्टोरेंट के काम में रख लूँ। अच्छी तनख्वाह दूंगा हर महीने। ये क्या बोल रहा है रामकिशन? मेरी बहू भला तेरे रेस्टोरेंट में क्यों काम करेगी? उसे किसी चीज की दिक्कत है क्या कोई? अरे भाभी, आप तो जानती है ना, अभी कुछ दिनों के लिए धंधा मंदा चल रहा है और मैं चाहता हूँ बहू ये दम आलू की रेसिपी मेरे रेस्टोरेंट में बनाए और वो काम चले। और ये कभी नहीं होगा, तुम कहीं से भी शेफ ले आओ,
मेरी बहू इस घर की इज्जत है और मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। और रामकिशन, तुम तो जानते हो तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे उस रेस्टोरेंट का कितना घमंड है। कभी सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करती वो। अरे भाभी, आप भी किसकी बातें कर रही हो? अरे उसकी बातों पे ध्यान मत दो, उसे तो मैं भी भाव नहीं देता। अभी मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा, मन बनाकर बता दीजिएगा। मैं अपने फैसले को बदलने नहीं वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। रामकिशन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उमा अपनी बहू और अपने बेटे को अच्छे से समझा देती है कि उसकी बहू कहीं भी काम करने के लिए नहीं जाएगी। माँ, चाचा जी अपने हैं, वहाँ से 2 पैसे आ जाएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा? नहीं, कोई बुराई नहीं है। घर की इज्जत का ख्याल है तुझे? मेरे घर की बहू रामकिशन के रेस्टोरेंट में नहीं जाएगी। ठीक है माँ, आप जैसा ठीक समझे। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अब कुछ देर बाद ही उमा के घर किशोरी का आना होता है और वो आते ही उमा से उसकी देवरानी के बारे में शिकायत करते हुए कहती है, अरे उमा, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तेरी देवरानी सबको ये कहती फिर रही है कि उसने तेरी बहू को काम दिया है। अरे उसे ये बात किसने कह दी? बल्कि उसका पति ही यहाँ आया था गिड़गिड़ाने कि मैं अपनी बहू को उसके रेस्टोरेंट भेज दूं ताकि वो मेरी बहू के हाथों की दम आलू की रेसिपी वहाँ बता सके और उसके बदले मेरा देवर मेरी बहू को पैसे भी देता। तो तेरी देवरानी कैसे बोल रही है कि तू खुद उसके पास गई थी गिड़गिड़ाने के लिए कि तेरी बहू के लिए वो काम दे दे, उसे काम की जरूरत है? अरे 1 नंबर की झूठी औरत है वो। आज शाम में इस रामकिशन को आने दो, इसकी अच्छे से खैर लेती हूँ। हाँ, अच्छे से लेना दोनों की खबर। मेरी उमा के बारे में गलत सलत बोल रही थी वो। तब क्यों नहीं बोली जब वो ये सब बोल रही थी, बल्कि उसकी बातें कॉपी करके यहाँ आ गई, 1 की 4 लगाकर बता रही है। अरे मैंने कहा ना कि उमा के बारे में कुछ भी सुनने की आदत नहीं है मुझे, लेकिन मैं इसलिए चुप थी कि ताकि उसके पेट की बात निकलवा सकूं। और देख तेरे बारे में क्या क्या बक गई वो। हाँ, ये तो ठीक कह रही है। अब देर शाम रोहित के आने के बाद ही रामकिशन उमा के घर आता है। रामकिशन, अगर तू यहाँ मेरी बहू के बारे में बातें करने आया है और दम आलू की रेसिपी लेने आया है, तो मैंने जो सुबह कहा था तुझे वही कहूँगी, मेरी बहू कहीं नहीं जाएगी। अरे भाभी, आप तो खामखा नाराज हो रही है। मैं तो बस ये कहूँगा कि मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल जाए, इसलिए मैं बहू को ले जाना चाहता हूँ। अगर सुषमा के कारण नाराज हो तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नाराज मत हो, लेकिन बहू को जाने दो ताकि कुछ नया हो और काम चले। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपनी बहू को रेस्टोरेंट भेज रही हूँ। और सुषमा को कहना कि वो भी थोड़ा कम बातें बनाए, उसे भी अपना परिवार संभालना है। अरे भाभी, क्या बताऊँ आपको, उससे तो मैं भी परेशान हूँ। बहुत बदनामी करवाई है उसने। अरे हर किसी को कहती है बुला बुला कर कि मेरे पति का कईयों के साथ चक्कर है। अरे आप तो जानती हो ना रेस्टोरेंट का काम कैसा होता है, कभी समय ऊपर नीचे हो जाता है और वो मुझ पे चढ़ जाती है। रामकिशन के कहने पर उमा भी मना नहीं कर पाती और अपने बहू के हाथों का स्पेशल दम आलू रेसिपी अपने देवर रामकिशन के रेस्टोरेंट के लिए अपनी बहू से शेयर करवाती है। संगीता को अपनी 5 बहुओं के आने से खुशी थी। संगीता का ये मानना था कि उसकी 5 बहुएं जो हैं वो पूरे घर को अच्छे से संभाल लेंगी और बहुओं के आने से घर में रौनक भी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि संगीता की 3 बहुएं पढ़ाकू हैं और 2 बहुएं अनपढ़ हैं, जिनमें इसी बात को लेकर आए दिन कोई न कोई तमाशा होता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन संगीता की बड़ी बहू प्रीति अपनी बुक की तलाश कर रही थी। तभी वहाँ संगीता के 3 नंबर की बहू भूमि हाथ में बुक लिए आती है और बोलती है, अरे ओ प्रीति दीदी, ये आपकी किताब ना यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, थोड़ा संभाल कर रखिए ना, हम कल बाकी के कूड़े के साथ इन्हें भी फेंक देते। तुम पागल हो, मैंने बुक यहीं रखी थी तो कूड़े के पास कैसे जा सकती है? तुम ना पागल मत बनाओ। अच्छा जी, हम पागल बना रही हैं आपको? लोग कर लो बात। आपको तो हमारा वो अंग्रेजी में का बोलते हैं थांकू करना चाहिए, और आप है कि खुले सांड की तरह हम पर ही चिल्ला रही हैं। कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती हो तुम? अरे थोड़ा तो सोचकर बोलो। हमेशा क्या ये जाहिर करना जरूरी है कि तुम अनपढ़ ही हो? कितना समझाया है कि थोड़ा सलीके से बात किया करो। ओ दीदी, आपको भी कितनी बार समझाया है कि हमको अनपढ़ मत बोला करिए बार बार, वरना तो हम भी आपको उल्टी सीधी सारी गिनती याद दिला देंगी, बुझी कि नहीं? तुम मुझे धमकी दे रही हो? पता है ना किसी को धमकी देना क्या होता है? नहीं,
हमको बकवास चीजों को जानने की इच्छा भी नहीं है। आप ही जानिए, बड़ी आई हमें अनपढ़ बोलने वाली। अंग्रेजी के 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, खुद को प्रधानमंत्री समझ रही है, बोर्डम कहीं की। मुझे बोर्डम बोला? रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ कि अंग्रेजी होती क्या चीज है। दोनों में इसी बात को लेकर काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है और दोनों की आवाज बाहर तक जाने लगती है। ये सुनकर वहाँ संगीता आ जाती है और दोनों को बहस करते देख संगीता बोलती है, तुम दोनों इतनी जोर जोर से लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे बाहर तक आवाज जा रही है, आस पड़ोस के लोग बातें बना रहे हैं तुम लोगों के बारे में, और तुम लोग क्यों लड़ रही हो? माँ जी, आप ना मुझे बोलने से अच्छा है भूमि को बोलो। खुद तो अनपढ़ है और कोई इसे अनपढ़ बोल दे तो ऐसे भड़कती है मानो पता नहीं कौन सी पढ़ाई की हो इसने। माँ जी आप ही बताइए, अब हमने प्रीति दीदी की किताब लौटा दी तो कौन सा पाप कर दिए? ये है कि पागल कुत्ते की तरह भौंके ही जा रही हैं हम पर। बस करो तुम दोनों, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तुम इतनी लड़ाई कर रही हो तो मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या बोला होगा तुम दोनों ने एक दूसरे को। अभी जाओ और दोनों काम करो अपना अपना। संगीता दोनों को चुप करवाकर वहाँ से भेज देती है और थोड़ी देर तक घर में शांति रहती है। लेकिन ये शांति सच में ही थोड़ी देर के लिए रहती है, क्योंकि यहाँ संगीता ने चैन की सांस ली ही होती है कि वहाँ संगीता की चौथी बहू नेहा और 5वीं बहू पिंकी की बहस शुरू हो जाती है। और उन दोनों की बहस तो और भी ज्यादा बड़ी थी। वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। संगीता की दूसरी बहू विधि भी आ जाती है और विधि बोलती है, तुम दोनों किस बात के लिए इतना झगड़ा कर रही हो, जरा बताओ तो। मैंने बस इतना ही बोला पिंकी को कि तुमसे ये गुना भाग नहीं होगा। दो, मैं राशन की लिस्ट बना देती हूँ। ये इतनी लड़ाई करने की बात तो नहीं थी। आपकी किताबों को आग लगा देंगे, हमको अनपढ़ बोलती हो ना। बस हाँ, बहुत हो गया। तुम दोनों को एक तो हम तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं और ये नॉनसेंस करके हमें ही डरा रही हो। प्रीति दीदी आप कुछ बोलोगी या मैं समझाऊं अच्छे से? समझना तो अब तुम तीनों को पड़ेगा। 4 किताबें तो हम भी पढ़ ले, लेकिन पागल लोगों की तरह हम नहीं करते। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ लिया पढ़कर। और नहीं तो क्या, ये तीनों भी तो हमारे साथ इसी घर में ही है ना। और तो और रसोई में भी खाना बनाना पड़ता है। अब हमने इनकी तरह पढ़ाई लिखाई करके अपना समय तो बर्बाद नहीं किया ना। जिसको एक अक्षर पढ़ने ना आता हो ना, वो यही बोल सकता है कि पढ़ाई में समय बर्बाद करने से बच गया। लेकिन असल बात तो ये है कि तुम अनपढ़ लोगों की बस की बात ही नहीं पढ़ना लिखना। अच्छा तो तुम्हारे बस की क्या बात है, वो भी बता दो ना हमें। अरे अभी कुछ गीत गाना गाने को बोल दिया ना, सारी की सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी। हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह मत ही लगे, वही अच्छा होगा। बार बार पढ़ाई का ज्ञान कहीं और ही जा कर दो। यहाँ हमारे पास छुट्टे पैसे नहीं है ज्ञान में देने के लिए। अरे नालायकों, बस भी करो। किसी को मैं दिख नहीं रही हूँ या तुम लोग जानबूझकर मुझे देखना नहीं चाहते हो? माँ जी, आप ना इन तीनों पढ़ाकू बहुओं को अपने हिसाब से समझा दो, वरना हम समझाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी सबको। अरे जाओ ना, डरते नहीं है तुम दोनों अनपढ़ लोगों से। इंग्लिश में एक शब्द बोल देंगे ना, यही ढेर हो जाओगी दोनों। फिर बोलती रहना कि माँ जी आपने क्यों नहीं कहा इन्हें। तुम पांचू से बोल रही हूँ, यही बस कर जाओ। कहीं मुझे ज्यादा गुस्सा आ गया ना तो तुम पांचू को घर से सीधा बाहर कर दूंगी। फिर करते रहना जो मन में हो। माँ जी लेकिन अभी भी समझ नहीं आया लगता है, समझाऊं क्या मैं अच्छे से? संगीता की धमकी से पांचों शांत हो जाती हैं, लेकिन बस उस समय के लिए। लेकिन संगीता भी अपनी ही बहुओं को घर से नहीं निकाल सकती थी, इसीलिए कभी धमकी देकर तो कभी प्यार से समझाकर अपने घर के कलेश को कम करने में लगी रहती थी। ऐसे ही कई दिन निकल गए, लेकिन कोई भी बहू सुधरने को तैयार नहीं होती है। कुछ दिनों बाद संगीता अपनी पांचों बहुओं के पास जाती है और बोलती है, आज तुम्हारी बुआ घर आने वाली है, तो पांचों ना कोई लड़ाई झगड़ा करना और ना ही कुछ ऐसी हरकत करना जिससे मुझे सुनने को मिल जाए। अच्छा सा खाना बना दो अब। माँ जी मैं अभी बिजी हूँ थोड़ा, मुझे पढ़ाई करनी है, आप इन सबको बोल दो। माँ जी मैं भी पढ़ाई ही कर रही हूँ, मैं भी खाना नहीं बना सकती हूँ। माँ जी आज तो मुझे अपना जरूरी चैप्टर खत्म करना है। ये दोनों है ना, आप इन्हें बोल दो। वैसे भी इन्हें कहाँ पढ़ाई लिखाई करनी है, आप इन्हें ही बोल दो। पगला गई हो का? हम काहे सब काम करें? हम भी नहीं करेंगे कुछ काम, आप सबको काम करने को बोलो। और नहीं तो क्या, हम ही क्यों अकेले सारा काम करें? आप सबको बोलो तभी हम काम करेंगे, वरना नहीं। रहने दो, तुम लोगों को मैं समझाने लगी तो मेहमान आकर चले भी जाएंगे, लेकिन ये बहस खत्म नहीं होगी।
मैं खुद ही खाना बना लूंगी। तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो और तुम दोनों लड़ाई करो। संगीता फिर अपनी बहुओं के आगे शांत पड़ जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद संगीता के घर एक कुरियर वाला आता है और वो भूमि से बोलता है, मैडम, यहाँ पर ये ऑर्डर भेजने के लिए बोला गया था, ये लीजिए। और हाँ, आपको पेमेंट भी करनी है, पूरे 10,000 की। इतनी पेमेंट? लेकिन क्यों? मैडम, ऑर्डर के लिए करनी है। कुरियर वाला और भूमि बात ही कर रहे होते हैं कि वहाँ पिंकी भी आ जाती है। क्या हुआ? ये कौन है भूमि दीदी? वो सामान देने आए हैं, पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो पैसे दो और भगाओ इन्हें। भूमि और पिंकी आपस में बात करके कुरियर वाले को पैसे दे रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नेहा और प्रीति आ जाती हैं और ये सब देखकर नेहा बोलती है, अरे ऐसे कैसे पैसे दे रही हो? कोई भी पागल बनाकर चला जाएगा ऐसे तो। और भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? और ये बताओ कि कहाँ से आया है कुरियर? वो मैडम। कुरियर वाला वहाँ से भाग जाता है। इतने में भूमि, पिंकी दोनों अंदर आते हैं। तभी बाकी की 3 बहुएं बोलती हैं, ये समझदारी करना जरूरी है। हाँ, अगर वो पैसे ले लेता तो तुम पागल बन जाते। हमें नहीं पता था कि वो धोखेबाज है, हम तो बस कुरियर वाला ही समझ रहे थे। देखो, हम भी तुम्हारी तरह उसकी बातों में आ जाते, तब क्या होता? मैं तुम्हें अनपढ़ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। आप सही बोल रही हो, हमारी ही गलती है। आप हमें थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही सकती हो ना। ये सब संगीता देख लेती है और उसे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो बहुएं आपस में लड़ाई करती रहती थी वो एक दूसरे की मदद भी कर रही थी। दृष्टि एक चंचल स्वभाव की लड़की थी। नाम दृष्टि था, लेकिन उसकी खुद की दृष्टि ठीक नहीं थी। मतलब दृष्टि की आंखें कमजोर थी, जिसके कारण उसको चश्मा पहनना पड़ता था। साथ ही आलसी होने के कारण काम के बहाने बनाने में भी वो माहिर थी। ऐसे ही एक शाम उसकी सास शीला उससे कहती है, बहू, मैं जरा पड़ोसन के घर माता की चौकी में जा रही हूँ, तो खाने की तैयारी कर लेना। माँ जी सही है, खुद जाकर आराम से माता की चौकी में बैठेंगी और मैं यहाँ पर काम करूँ। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुँह में दही जम गया? माँ जी, मैं भी जाना चाहती थी माता की चौकी में। वो क्या है ना, शांति मिलती है भजन सुनकर, और आकर हम दोनों खाने की तैयारी कर लेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा, तो काम से बचना है तुझे। खैर चल, तैयार होकर आजा, मैं इंतजार कर रही हूँ। दृष्टि जल्दी से तैयार होकर अपनी सास के साथ अपनी पड़ोसन आंटी सरला के घर माता की चौकी में जाती है, जहाँ पर चौकी के बाद सब एक एक करके आरती उतार रहे थे। और जब दृष्टि आरती उतारती है तो माता की मूर्ति से एक फूल दृष्टि की आरती की थाली में गिरता है। ये देखकर सरला कहती है, अरे वाह शीला, तेरी बहू को तो माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। कितनी भाग्यशाली है तेरी बहू तो। हाँ सरला, अच्छा है मैं इसे ले आई, इसी बहाने माता रानी ने इसे अपना आशीर्वाद तो दे दिया। अरे वाह, हवा से एक फूल मेरी आरती की थाली में क्या गिरा? इन सब ने तो इसको माता का आशीर्वाद समझ लिया। क्यों ना मैं इस बात का फायदा उठाऊं? कुछ सोच दृष्टि, क्या कर सकती है तू? काम न करने के बहाने ढूंढने वाली दृष्टि आज लोगों की भावना का इस्तेमाल करती है काम से बचने के लिए, और अचानक ही आरती करते हुए बेहोश हो जाती है। कुछ देर में जब वो होश में आती है तो शीला और सरला समेत चौकी में आई मोहल्ले की सारी औरतें उसके पास झुंड बनाकर बैठी हुई थी। इतने में दृष्टि की आंखें खुलने पर शीला उसे कहती है, बहू तू ठीक तो है? क्या हुआ था तुझे अचानक? माँ जी, मुझे अचानक चक्कर आ गए और आप मानेंगी नहीं, उसके बाद मुझे क्या दिखा? मुझे स्वयं माता रानी मेरी आंखों के सामने दिखी। उन्होंने मुझे कहा, दृष्टि तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें दूसरों के भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि देती हूँ। क्या भविष्य देखने वाली दिव्य दृष्टि? अरे वाह, शीला की बहू को दिव्य दृष्टि मिली है। बहू ये तेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इंसान भविष्य नहीं देख सकता। माँ जी, मुझे भी विश्वास नहीं है, लेकिन ना जाने मेरी आंखें मुझे ये संदेश दे रही हैं कि आज कुछ देर में बारिश होगी। मुझे नहीं पता ये सच होगा या नहीं, बस मुझे महसूस हो रहा है। मुझे आंखें बंद होने पर काले बादल बरसते हुए दिख रहे हैं। सुबह वेदर रिपोर्ट में आज रात की बारिश दिखाई थी।
अगर आज सच में बारिश आ गई तो बस मेरा काम बन जाएगा। आज मौसम बहुत साफ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझे ऐसे ही चक्कर आ गए होंगे। चल घर चल, आराम कर। शीला अपनी बहू को संभालते हुए घर ले जाने लगती है, लेकिन अभी वो सरला के घर से निकली भी नहीं थी कि तेज बारिश शुरू होती है। ये देखकर सरला के घर में खड़ी सारी औरतें बातें करने लगती है और सरला भी शीला से कहती है, शीला, तुझे तो मेरे घर माता की चौकी में आने का कितना फायदा हुआ। तेरी बहू को माता ने दिव्य दृष्टि प्रदान की है। सच में बहू तो बहुत भाग्यशाली है। माता की कृपा है तेरे ऊपर। ये सब बातें होने पर शीला तो दृष्टि को लेकर चली जाती है, लेकिन पूरे मोहल्ले में शीला की बहू की दिव्य दृष्टि के चर्चे हो जाते हैं। और अगले दिन सुबह सुबह मोहल्ले के बहुत से लोग शीला के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े थे। और जब शीला का बेटा शुभम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलने लगा, तो बाहर इतने लोगों को देखकर वापस अंदर आकर वो शीला और दृष्टि को आवाज लगाकर बोलता है, माँ, दृष्टि, ये हमारे घर के बाहर इतने लोग क्यों हैं? कोई फ्री राशन बांटने का वादा किया है क्या आपने? हम कोई अंबानी के घर से थोड़ी हैं जो फ्री का राशन बांटेंगे। माँ जी, आपने बुलाया है क्या सबको? मैं क्यों बुलाऊंगी? खैर तू यहीं रुक, मैं पूछ कर आती हूँ। शीला दरवाजा खोलकर उन सभी लोगों से अपने घर आने का कारण पूछती है, तो सभी उसको उसकी बहू की दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके अपना भविष्य जानने आए थे, ये बताते हैं। ये सुनकर शीला सबको बाहर ही रोककर घर के अंदर जाकर कहती है, बहू, ये तेरे लिए आए हैं। कल जो तूने सरला के घर बोला था कि माता रानी ने तुझे भविष्य देखने की दिव्य दृष्टि दी है, वो पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। अब बता क्या करें? क्या? ये क्या बकवास है? दृष्टि, तुम्हें खुद को कुछ देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है और तुमने कहा कि तुम लोगों का भविष्य देख सकती हो। पागल हो गई हो क्या? सच में मुझे माता रानी ने कहा था कि मैं लोगों का भविष्य देख सकती हूँ। आप दोनों हटिए, मुझे सबसे बात करने दीजिए। दृष्टि बाहर जाकर सबको लाइन लगाने को कहती है और खुद एक चौकी सी लगाकर उस पर आलती पालती मारकर बैठ जाती है और एक एक करके सबकी परेशानियां जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से उसका समाधान बताकर भेज दी जाती है। लोग भी अपनी समस्याओं की समाधान सुनने के बाद दृष्टि को पैसों की भेंट देकर जाते हैं, जो दृष्टि को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी सास को नहीं। अब दृष्टि रोज ही ऐसे ही चौकी लगाकर बैठ जाती और घर के सारे काम शीला करती, जिसके चलते एक दिन चौकी लगाकर बैठी दृष्टि को शीला सबके सामने कहती है, बहू, आखिर बंद भी करिए सब। मुझे लगा 1-2 दिन का शौक होगा तेरा, लेकिन ये तो तेरा रोज का हो गया। तूने खुद को भगवान समझा हुआ है क्या, जो ये दिव्य दृष्टि वाली बात करती है? आप सब भी सुन लीजिए, मेरी बहू के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। जाइए आप सब यहाँ से। दृष्टि के आगे बैठी उसके भक्तों की भीड़ में से सरला उठकर शीला से कहती है, शीला, तुम माता की भेजी दूध के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है? तुझे तो शुक्र मानना चाहिए कि तेरी बहू माता रानी के इतने करीब है और वो लोगों की समस्या का अपनी दिव्य दृष्टि से समाधान कर रही है। सरला, मैं तुम सबकी तरह अंधविश्वासी नहीं हूँ। माता रानी को मैं भी मानती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहू जो कर रही है गलत कर रही है। बहू, तो यूँ सबकी भक्ति और भावनाओं का मजाक बना रही है ना। एक दिन देखियो तो खुद अपनी इस दिव्य दृष्टि का सच सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बताएगी। माँ जी, ऐसा दिन नहीं आएगा। अब लोग मुझे इतना मानने लगे हैं कि मेरी झूठी बातें भी उन्हें सच लगने लगी हैं। शीला इतना बोलकर घर में चली जाती है और दृष्टि अपना ये दिव्य दृष्टि वाला ढोंग चालू रखती है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक सुमन नाम की औरत आंखों में आंसू लेकर आती है और बोलती है, हे देवी माँ, मैंने सुना है आपके पास दिव्य दृष्टि है। कृपया कर आप अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके मुझे ये बताइए कि मेरी गोद कब भरेगी। पिछले 7 साल से मैं बच्चे के लिए तरस रही हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरे पति की दूसरी शादी करवाने के पीछे पड़े हैं। इसमें क्या बोलूं अब मैं? बच्चा होगा ये तो नहीं बोल सकती, कोई और बहाना बना देती हूँ। देखिए, आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल है ये कि आपकी गोद नहीं भर रही, इसलिए इस आस में मत रहिए कि कोई चमत्कार होगा। मेरी दिव्य दृष्टि के अनुसार आपकी गोद नहीं भर सकती। दृष्टि के मुंह से ये शब्द सुनकर सुमन टूट सी जाती है और अपने ससुराल में जाकर खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन सुमन का पति उसे समय रहते बचा लेता है और समय पर हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर
सुमन को तो बचा लेते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है और वो माँ बन सकती है। ये सुनकर सुमन अपने पति आरव को दृष्टि द्वारा बोली बातें बताती है और उसका पति आरव पुलिस को लेकर दृष्टि के घर पहुंचता है और वहां पहुंचकर सबके सामने कहता है, इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कर लो इस औरत को। इसने झूठ बोला मेरी बीवी को कि वो माँ नहीं बन सकती कभी, और इसके कारण मेरी बीवी ने आत्महत्या करनी चाहिए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि मेरी बीवी में कोई कमी नहीं है, वो माँ बन सकती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोल रहा। और किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं कोई आपकी बीवी से नहीं मिली। बहू झूठ क्यों बोल रही है? सुबह जो औरत आई थी सुमन, वही इनकी बीवी है। हमारी गली के एंड में इनका घर है और तूने सबके सामने बोला था कि उसके पिछले जन्म के कर्म है, इसलिए वो माँ नहीं बन सकती। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है इंस्पेक्टर साहब, सच में। मैंने बस घर के कामों से बचने के लिए माता की चौकी वाले दिन एक छोटा सा झूठ बोला था। सबने ही उस दिन के बाद मुझे दिव्य दृष्टि वाली बना दिया। लोगों के विश्वास का फायदा उठाया आपने, जेल तो होनी ही चाहिए। माँ जी, आप कुछ बोलिए ना, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस एक झूठ बोला था ना। झूठ बोलने के लिए जेल थोड़ी होती है। बहू, मैंने बोला था इस बार जो तू कर रही थी ना, वो कोई मामूली झूठ नहीं बल्कि लोगों की श्रद्धा भावना के साथ खिलवाड़ था। और भगवान ऐसे झूठ के व्यापार ज्यादा समय चलने नहीं देते। अब अपनी दिव्य दृष्टि से अपने बाहर आने का समय देख लियो। शीला अपनी बहू को बचाने के लिए कुछ नहीं करती क्योंकि उसने पहले ही बहू को समझाया था, लेकिन अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके दृष्टि ने ये झूठ का कारोबार चालू रखा, जिसका अंत उसे जेल जाकर भुगतना पड़ा। मीनाक्षी अपनी माँ शांति के साथ रहा करती थी। मीनाक्षी काफी होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन जितनी समझदार मीनाक्षी थी, ठीक उसकी उल्टी उसकी माँ थी। कहने को कहा जा सकता है कि मीनाक्षी अपनी माँ से अक्सर परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसकी माँ के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी और वो थी जुआ खेलने की। ऐसे ही एक शाम मीनाक्षी अपने ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी उसकी नजर रोड पर पड़ती है, जहां वो देखती है उसकी माँ कुछ आदमियों के साथ बैठकर जुआ खेल रही है। ये देखकर मीनाक्षी अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे एक कैसी माँ दी है। एक माँ होती है जो अपनी औलाद को पालने के लिए सब कुछ करती है, तो वही मेरी माँ है। वो अपनी औलाद का कमाया हुआ सारा पैसा हमेशा उड़ाने पर तुली रहती है। इतना बोलकर मीनाक्षी अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को उठाते हुए कहती है, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती भी हो कि तुम्हारी बेटी कितनी मेहनत से पैसे कमाती है और तुम हो कि जुए में सारे पैसे हार जाती हो। अरे कुछ तो ख्याल रख लो अपनी बेटी का। अरे बेटा, तुझे पता नहीं है कि मैं जुए में पैसा जीत सकती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तेरी माँ हमेशा हारती ही रहे। और तो और तुझे पता भी है, जुआ भी एक ऐसी चीज है जिसमें बिना मेहनत किए पैसे जीते जा सकते हैं। माँ, जो भी है, पर आप अभी मेरे साथ घर चलिए। ये ज्यादा देर खेलने की जरूरत नहीं है, समझी आप? शांति अपनी बेटी की बात नहीं सुनती। जब मीनाक्षी अपनी माँ को उसकी बातों को अनसुना करते हुए देखती है, तब मीनाक्षी गुस्से में आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और खींचकर अपनी माँ को अपने घर में ले जाती है। मीनाक्षी की ऐसी बदतमीजी देखकर शांति को बड़ा गुस्सा आता है और वो अपना हाथ छुड़ाकर मीनाक्षी को एक जोरदार तमाचा मारती है और उससे कहती है, मीनाक्षी, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू अपनी माँ का हाथ पकड़ उसको खींचकर घर ला रही है? थोड़ी भी शर्म लिहाज तेरे अंदर नहीं है? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तो बस इस बात से पड़ता है कि हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, लेकिन फिर भी आप उसको मद्देनजर ना रखते हुए आप जुआ खेल रही हैं। आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बेटी देर रात तक घर आती है। वो अपने इस छोटे से घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है, पर आप हैं कि आपको अपनी ना तो बेटी की परवाह है और ना ही इस घर की। आपका छोटा बेटा जो कि अभी स्कूल पढ़ रहा है, उसकी फीस भरनी है, लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो वो है आपका जुआ। मीनाक्षी की बातों का जवाब ना देते हुए शांति वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में बैठ जाती है। तो वहीं मीनाक्षी अपनी माँ की ऐसी हरकत देखकर रोते हुए खुद से कहती है, हे भगवान,
माँ कब सुधरेंगी? पहले तो माँ बस जुआ खेलती थी, पर अब तो माँ आदमियों के साथ रोड पर जुआ खेलने लगी हैं। मीनाक्षी रोते हुए सो जाती है और अगली सुबह वो अपने काम पर जाने से पहले अपनी माँ के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ अपने बिस्तर पर सो रही है। अपनी माँ को इतने आराम से सोता हुआ देखकर मीनाक्षी अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, माँ आप सुधर जाओ और जुआ खेलना बंद कर दो, साथ ही अपने परिवार पर ध्यान देना शुरू कर दो। मीनाक्षी अब अपनी माँ के कमरे से बाहर आ जाती है। तब वो अपने भाई राहुल को बाहर देखती है, जहाँ उसका भाई कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रहा था। उसको इस तरह देखकर मीनाक्षी उससे कहती है, राहुल तुम स्कूल क्यों नहीं गए? दीदी आज ना स्कूल की फीस भरनी थी और पिछले 2 महीने से ना स्कूल की फीस नहीं भरी है, तो मैम ने कहा अगर आज मैंने अपने स्कूल की फीस नहीं लाऊंगा ना तो मेरे को ना स्कूल आने की जरूरत नहीं है कल से। अच्छा अगर ऐसा था तो तुझे पहले बताना था ना, मैं कहीं से भी पैसे लाती और तेरी फीस भर देती ना। दीदी मैंने इसलिए नहीं कहा ना क्योंकि मैंने ना कल रात को ना आपके और माँ के बीच में बहस होती हुई देखी थी और मैं ये भी जानता हूँ ना कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने आपको परेशान करना जरूरी नहीं समझा। राहुल की बात सुनकर मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे स्कूल वालों से बात करूंगी और कुछ समय की और मोहलत मांग लूंगी। मीनाक्षी राहुल के स्कूल जाकर प्रिंसिपल से कुछ महीनों की मोहलत और ले लेती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब मीनाक्षी अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तभी उसके पास उसकी पड़ोसन का फोन आता है और वो उससे कहती है, मीनाक्षी बेटा कहाँ है तू? मैं तो ऑफिस में हूँ आंटी। क्यों, क्या हुआ? बेटा लगता है तेरी माँ पागल हो गई है। अब क्या कर दिया माँ ने? पहले तो वो रोड पर जुआ खेल तेरे सारे पैसे उड़ाया करती थी, पर अब तो उसने अपने घर के चौखट को ही जुए का अड्डा बना लिया है। साथ ही वो तेरे इस घर को जुए में दाव पर लगाने वाली है। मैंने अभी सुना तेरी माँ के मुंह से। देख बेटा मैं तो कहती हूँ तू जल्दी से घर आ जा और अपनी माँ को संभाल, कहीं ऐसा न हो कि तेरी जुआरी माँ इस जुए में सब कुछ हार जाए। तेरी पड़ोसन हूँ और तुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है, बस इसलिए तुझे बताना जरूरी समझा है। जी आंटी जी, मैं अभी आती हूँ। अपनी आंटी की बात सुनकर अब मीनाक्षी अपने घर आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ अपने घर की चौखट पर बैठकर जुआ खेल रही थी। ये देखकर मीनाक्षी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ के सारे पत्ते फेंककर अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहती है, माँ ये सब क्या है? आप घर के चौखट पर जुआ कैसे खेल सकती हो? क्यों नहीं खेल सकती? ये घर जितना तेरा है ना उतना ही मेरा भी है, समझी तू? था पर अब नहीं है, समझी आप? अरे कैसी औरत हैं आप? आपकी वजह से आपका पति मरा, आपकी वजह से मुझे कम उम्र में पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा, आपकी वजह से राहुल भी घर बैठे बैठे रह गया और आप कह रही हैं कि ये घर आपका भी है। अरे एक औरत होती है जो अपने परिवार को, घर को जोड़ कर रखती है, लेकिन आप तो अपने घर को ही बेचना चाहती हैं। माँ बेटी की बहस पूरा मोहल्ला देख रहा था। उन दोनों को लड़ता देखकर मीनाक्षी की पड़ोसन मीनाक्षी की किस्मत पर दुख जताते हुए पास में खड़ी एक औरत से कहती है, देख रही हो बहन, मीनाक्षी की तो जिंदगी ही खराब हो गई है। एक तो बाप नहीं, ऊपर से माँ है, वो भी जुआरी है। बेचारी कितनी मुश्किल से अपने घर को संभाल कर रखती है, पर इसकी माँ है जो इस घर को बिखेरना चाहती है। हाँ बहन सही बोल रही हो तुम। बेचारी के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, पर फिर भी उसने अपनी लाइफ से कभी कोई शिकायत नहीं की। बस शिकायत की तो अपनी माँ से जो इस घर को बिखेर कर रखना चाहती है। जहाँ एक तरफ सभी मोहल्ले वाले आपस में बात कर रहे थे, तो वहीं शांति के पास खड़ा एक आदमी मीनाक्षी को निहार रहा था। कुछ समय बाद वो आदमी शांति से कहता है, देखो बहन, तुम बोल रही थी कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम इस घर को दांव पर लगाकर इस खेल को पूरा करोगी। तो चलो अपनी जुबान से पीछे मत हटना, गेम पूरा करो। अगर तुम जीत जाती हो तो ये घर तुम्हारा होगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो इस घर में मेरा राज होगा। हाँ यहाँ कोई जुआ नहीं खेलेगा, समझे तुम? अपने कार्ड्स उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। और रही घर की बात, तो घर के ऊपर की बाजी अभी चली नहीं थी। भैया अभी आप यहाँ से जाओ, मैं अभी कोई गेम नहीं खेलना चाहती।
क्योंकि मेरी बेटी ने शायद सही ही कहा है कि ये घर न सिर्फ मेरा है बल्कि ये घर मुझसे ज्यादा मेरी बेटी का है। इसीलिए मैं अभी ये जुए का खेल शुरू नहीं कर सकती हूँ। अगर पैसे नहीं है तो तुम अपनी बेटी को भी दांव पर लगा सकती हो। मुझे तुम्हारी बेटी से कोई परेशानी नहीं है। उस आदमी की ऐसी गंदी हरकत देखकर शांति को खुद की आदत पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी के साथ साथ उसको उस आदमी पर बहुत गुस्सा भी आता है, जिसके बाद वो उस आदमी को एक जोर का थप्पड़ मारकर उसे वहां से भगा देती है। उस आदमी को वहां से भगाने के बाद शांति अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगते हुए कहती है, मीनाक्षी, शायद तू सही बोल रही थी। मैंने अपने घर की जिम्मेदारियों को कभी नहीं समझा और हमेशा जुआरी बनती रही। पर आज जब मेरी खुद की बेटी की इज्जत पर बात आई तब मुझे समझ आया कि मैं बहुत गलत हूँ। अपनी माँ को अपनी गलतियों का पछतावा करता हुआ देखकर मीनाक्षी उसको एक और मौका देती है, जिसके बाद अब शांति अपनी बेटी को शिकायत का मौका कभी नहीं देती, जिस वजह से अब उसके घर की कंडीशन ठीक होने लगती है। नैना की शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी। नैना ने अपने ससुराल को काफी अच्छे से संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन नैना की नंद रीना नैना से बोलती है, भाभी, आज ना मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, तो आप थोड़ा खाने पीने का ध्यान दे लेना प्लीज। आप चिंता मत कीजिए ननद जी, मैं हूँ ना, मैं आपके दोस्तों के खाने पीने का सही से ध्यान रखूंगी। थैंक्स सो मच भाभी। रीना अपनी भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। तभी नैना की सास स्वर्णा जाती है और अपनी बहू को हंसते हुए देख बोलती है, क्या हुआ बहू, तुम दोनों ऐसे क्यों हंस रही हो? आखिर ऐसा क्या है जो तुम दोनों इस तरह से इतनी हंसी ठिठोली कर रही हो? माँ कुछ नहीं, मैं भाभी को ये बोलने आई थी कि शाम को ना मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके खाने पीने का ध्यान रखे। तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? हंस हंस कर पूरे घर में शोर मचा रखा है, घर में शांति ही नहीं है। स्वर्णा अब गुस्से में चली जाती है और इस तरह शाम को रीना के कुछ दोस्त उसके घर में आते हैं, जिसके बाद वो पार्टी करने लगते हैं। एक बार फिर घर में शोर होता देख स्वर्णा रीना के कमरे में जाती है और अपनी बहू को डांटते हुए बोलती है, नैना बहू, तुम्हें जरा सा भी ये ख्याल है कि इस घर में तुम्हारी सास भी रहती है जो कि बीमार रहती है? अरे मेरी बेटी तो नालायक है ही, उसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी परवाह किया करो। मैं तेरी सास हूँ। माफ करना मम्मी जी, मैं शोर नहीं होने दूंगी। चलिए मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। ना ना, रहने दे, मैं ठीक हूँ, बस अब दोबारा शोर नहीं आना चाहिए। एक बार फिर स्वर्णा अपना गुस्सा नैना के ऊपर उतार कर चली जाती है। पर इस बार स्वर्णा का गुस्सा न केवल रीना बल्कि रीना की सहेलियां भी देखती हैं, जिस पर रीना की एक दोस्त किरण नैना से बोलती है, भाभी आंटी ने आपको क्यों सुनाया? गलती तो हमारी थी, उनको हमें डांटना चाहिए था। किरण, माँ जी ने मुझे सुनाया नहीं बल्कि उन्होंने मुझे समझाया है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए हम शोर ना करें। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नैना अब रीना के दोस्तों के लिए खाना लेने चली जाती है, तो वहीं रीना की दोस्त रीना से बोलती है, यार रीना, तेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारी वजह से डांट सुन ली, पर फिर भी वो गुस्सा नहीं कर रही और प्यार से इस बात को सॉर्ट आउट भी कर लिया। भाभी किसकी है? वैसे मेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है। खैर, भाभी को कभी न हंसने वाली सास मिली है, न जाने तेरी भाभी इसको कैसे हैंडल करेगी। मेरी भाभी बड़ी ही हंसमुख है, वो माँ को बहुत अच्छे से संभालती है। हाँ यार, वो तो आज मैंने देख ही लिया। सभी आपस में बात करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही रीना के सभी दोस्त चले जाते हैं। समय गुजरता है पर स्वर्णा के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं था। स्वर्णा अब पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती है। ऐसे ही एक शाम नैना अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। ये देख स्वर्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं? हाँ माँ जी, मैं अभी बना कर ला देती हूँ। देखिए आंटी जी भी यहीं बैठी है, मैं उनके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। तू किसी के लिए कुछ भी लेकर आ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए चाय लेकर आ। नैना अब कुछ नहीं बोलती और चाय बनाने चली जाती है। तो वहीं अब स्वर्णा की पड़ोसन स्वर्णा से बोलती है, स्वर्णा बहन, मानना पड़ेगा, तू तो सही बहू लेकर आ गई।
एक हमारी बहू को देख लो, हम अगर कुछ काम करने के लिए बोल दे तो उनका मुंह देखो कैसे बनता है। और एक तुम्हारी बहू, अरे तुम्हारी बहू बहुत अच्छे मिजाज की और हंसमुख भी है और सबका काम बड़े प्यार से करती है। अब बस भी करो बहन, मेरी बहू इतनी भी कुछ खास नहीं है। उसकी तारीफ करना बंद कर दो, नहीं तो वो औरों की तरह बदतमीज हो जाएगी। हाँ वो तो है, पर बहन बुरा न मानो तो एक बात बोलूं तुम्हें। हाँ बोलो। तुम कभी हंसती क्यों नहीं हो? मतलब बहू को रोज रोज तुम्हारी ये खड़ूस शक्ल देख के तो डर लगता होगा। बेचारी बहू को भी कभी ना हंसने वाली सास मिल गई। हाँ ठीक है, मेरी बहू को चाहे जैसी भी सास मिली है, तुम्हारी बहू की सास से तो अच्छी है। कम से कम तुम्हारी बहू की सास के जैसी मेरी हालत नहीं होती। दोनों पड़ोसन आपस में बात ही कर रही थी। तभी नैना चाय लेकर आ जाती है और अपनी सास और पड़ोसन को दे देती है, जिस पर स्वर्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू तेरी आंटी को तो तू बहुत पसंद आ गई, और तेरी आंटी तेरी सास को बोलती है कि मेरी बहू को कभी ना हंसने वाली सास मिली है, साथ ही तुझे खड़ूस सास मिली है। क्या तू अपनी सास के बारे में ऐसा ही सोचती है? नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं सोचती। बल्कि आंटी, आपको पता है मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे मेरी सास ऐसी मिली है। मेरी सास बहुत अच्छी है, ये मुझे अपनी सारी चीजें बताती है और इनके बताने का जो अंदाज है ना, बस मैं उससे बहुत खुश हूँ। इतना बोलते ही नैना अपनी सास को गले लगा लेती है और बोलती है, मेरी सास इस वर्ल्ड की बेस्ट सास है। भगवान मेरी सास जैसी सास सबको दे। और क्या हुआ अगर मेरी सासू माँ हंसती नहीं है तो? उनके इस गुस्से वाले अंदाज में ही मुझे प्यार दिखता है। मेरी माँ बिल्कुल नारियल के जैसे है, बाहर से कठोर और अंदर से नर्म। हाँ बस भी कर, मुझे अब सर पर मत चढ़ा, मैं तेरे सर पर चढ़ने वाली नहीं हूँ, समझी? स्वर्णा अपनी बातें पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख पड़ोसन नैना से बोलती है, बहू सच बताना, क्या तू अपनी सास से खुश है? हाँ आंटी जी, मैं अपनी सास से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी सास का अंदाज ही अलग है। पर तेरी सास कभी ना हंसने वाली सास है, वो हर समय गुस्से में ही रहती है। मुझे तो तेरी सास का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तभी तो मैं ज्यादा तेरी सास से बात नहीं करती। कभी कभी तेरे घर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे तू अच्छी लगती है, बस इसलिए। आंटी जी, जरूरी नहीं कि ना हंसने वाला इंसान घमंडी और अकड़ू हो। क्या पता माँ जी के अंदर कोई दुख हो जो अब तक बाहर ना निकल पाया हो। अब पता नहीं बहू, ये सब मैं क्या ही जानूं, ये तो तुम्हारे घर का मामला है ना। खैर समय ज्यादा हो रहा है, मैं अपने घर चलती हूँ, फिर कभी मिलते हैं। नैना की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर जाने अनजाने में नैना के मुंह से निकली बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और वो खुद से बोलती है, आखिर ऐसा क्या है जिससे माँ कभी हंस नहीं पाती? ऐसा कौन सा दुख है जो आज तक माँ ने अपने जहन में सभी से छुपा कर रखा है? जो भी है, इसका सच तो अब वरुण जी ही बताएंगे। इस तरह से अब नैना अपने पति वरुण का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद जब वरुण आता है तब नैना वरुण से बोलती है, वरुण जी, माँ जी हर वक्त गुस्से में क्यों रहती है? मेरा मतलब है कि जब देखो तब माँ गुस्सा करती रहती है, कभी नहीं हंसती। मेरी माँ पहले ऐसी नहीं थी। मेरी माँ ना बहुत खुश मिजाज थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो सभी का ख्याल रखती थी, उनको ना कभी किसी का बात का बुरा नहीं लगता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे? हम लोग का ना जीवन बहुत खुशहाल था, पर जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ ना तो मेरी माँ रोई नहीं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने मन में इतना रोई कि माँ को एक सदमा लग गया और उन्होंने ना हंसना ही छोड़ दिया। तब से वो ना गुस्से में ही रहती है। इसका मतलब ये है कि माँ जी का दर्द अब तक बाहर नहीं आया, माँ जी का मन हल्का नहीं हुआ और उस दुख दर्द को माँ जी ने अपने गुस्से में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से। हाँ नैना, ऐसा कह सकते हैं हम। अब आप चिंता मत कीजिए वरुण जी, मैं अपनी प्यारी सासू माँ को हंसा कर ही रहूंगी। नैना अब अपनी सास को हंसाने की हर वो मुमकिन कोशिश करती है जो उससे हो सकता है, पर नैना अपनी सास को हंसा नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन सभी बैठकर एल्बम देख रहे थे। उसी में स्वर्णा अपने पति के साथ की फोटो देख लेती है। ये देखने के बाद स्वर्णा खूब रोती है। उसको रोता देख वरुण को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ को चुप करवाने जाता है। तभी नैना उसको रोकते हुए बोलती है, रुके वरुण जी, आप उन्हें चुप मत करवाइए, उन्हें रोने दीजिए, क्योंकि रोने के बाद जो बाहर आएगी वो होगी असली स्वर्णा। वरुण अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और कुछ ही घंटों में स्वर्णा अब बाहर आ जाती है, पर इस बार स्वर्णा एक मुस्कान के साथ आती है। ये देख अब सभी को बहुत अच्छा लगता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।